एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ लॉ वाला चैनल पे। मैं हूँ इसरा और आप लोगों के साथ इस चैनल पे मैं सीपीसी कवर कर रही हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर लेके आई हूँ। आज हम लोग ऑर्डर 5 कवर करने वाले हैं जो कि सम्मन से रिलेटेड है। तो आई एम वेरी श्योर अपनी लाइफ में आप लोगों ने सम्मन वर्ड ज़रूर सुना होगा, और जो मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने तो रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में सुन रहे होंगे द वर्ड सम्मन। तो बेसिकली सीपीसी में सम्मन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, कहाँ पे दिए हुए हैं, क्या मतलब होता है, किस स्टेज पे ये सम्मन्स इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो ऑर्डर है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम लोग रिवाइंड में जाएं और अगर हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने क्या प्रोविजंस थे सीपीसी के अंदर, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स, जैसा कि मैंने पहले क्लासेस में आपको बताया हुआ है, सीपीसी में जो है सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं होते। देयर आर ओनली 50% प्रोविजंस विच आर इंपॉर्टेंट। तो सीपीसी के अंदर मोर और लेस हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। और जो आगे आने वाले ऑर्डर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी स्टेट में ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, किसी लॉ स्टूडेंट को पूछ लिया जाएगा, उसके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्डर 5 आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली ये जो है ये टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो आज हम लोग सीपीसी के अंदर सम्मन्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारा डेली टारगेट क्या होने वाला है, जितने भी प्रोविजंस है वो सब देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे दास्ती सम्मन्स का। कितने लोग जानते हैं दास्ती सम्मन्स के बारे में? वी आर गोइंग टू कवर दिस। साथ ही साथ हम लोग सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ सम्मन्स। सब्सटीट्यूटेड मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं तो सब्सटीट्यूट, उस चीज़ को करने, कंप्लीट करने के लिए कोई और रास्ता चुन लेना, ठीक है। या फिर अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के थ्रू ही, लेकिन अगर वो इंसान सारी कोशिशें करने के बाद भी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सब्सटीट्यूट करके कोई भी उसका जो करीबी है, आप उसको ये सर्विस करेंगे सम्मन्स की। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ सर्विस ऑफ सम्मन इन प्रिजन, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक इंपॉर्टेंट रूल, यानी कि ऑर्डर 5 का हर एक रूल हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन सा रूल है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो रूल है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या ऑर्डर 5 में क्या चीज़ें हैं। जैसे कि दास्ती सम्मन्स जो है, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो इन दी एंड आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स एंड इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर जाने वाला है। अब हम लोग अगर स्टेज को समझने की कोशिश करें, देखिए, जब हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ सिविल सूट कवर करा था लेक्चर्स, अपने इनिशियल लेक्चर्स में, तब मैंने आपको बताया था क्या स्टेज होती है। देखिए, मान के चलिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। यानी कि ए हो गया एक पार्टी, बी हो गया दूसरा पार्टी, आप क्या हैं, आप ओनर हैं, और ये कौन है, ये बी है जिनका इलीगल पोजेशन है, मान के चलिए, ठीक है, इस घर पे। अब क्या हुआ, अब ए जो है, जिनका जो ये इस घर के ओनर हैं, ये एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है, ये सूट लेके जाते हैं कोर्ट में। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है सूट किस तरह से इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 26 ऑर्डर 4, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, कवर कर चुके हैं हम लोग। तो ये डील करता है विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किस तरह से होता है, इट इज डन बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के प्रेजेंटेशन से होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपका सूट जो है कोर्ट ने पेरूजल कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, और आपका सूट अब इंस्टीट्यूट हो गया है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सूट के इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद कोर्ट क्या करता है, कोर्ट करता है द इशुएंस ऑफ समन्स। कोर्ट समन्स इशू करता है।
बताना चाहता है कोर्ट डिफेंडेंट को, अदर पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को कि भाई आपके अगेंस्ट एक प्लेंट फाइल हुआ है, आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, आइए जवाब दीजिए क्या मैटर है। तो ये इशुएंस ऑफ समन्स के थ्रू आप नोटिस देते हैं डिफेंडेंट को कि देयर इज अ सूट विच हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट यू। तो ये बात हो गई इशुएंस ऑफ समन्स की। अब इशुएंस ऑफ समन में दो चीज़ें अराइज होती हैं। एक तो बात ये हो गई यहाँ पे कि डिफेंडेंट के अपीयर होने की बात होती है। तो यहाँ पे कोर्ट कई बार ऐसा होता है कि डिफेंडेंट जैसे अपीयर नहीं करता है और समन्स जो है वो ड्यूली सर्व्ड है। तो यहाँ पे दो स्टेजेस होती हैं, समन्स ड्यूली सर्व्ड एंड समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड। तो यहाँ पे जब नॉट ड्यूली सर्व है, मतलब जब सर्व नहीं हुआ है समन, तो ऐसे केसेस में सेकंड समन भेजता है कोर्ट। और व्हेन द समन्स आर ड्यूली सर्व्ड, समन ड्यूली सर्व हो गया था, उसके बाद डिफेंडेंट कहाँ है, डिफेंडेंट का कोई अता पता नहीं है। अगर ऐसे केसेस में डिफेंडेंट का कोई अता पता नहीं है, डिफेंडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑन द डेट फिक्स्ड, ऐसे केसेस में क्या होता है, कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड करता है। ये सारी चीजें आगे की चीजें जो हम लोगों ने कवर कर ली हैं ऑलरेडी ऑर्डर 9 रूल 6 में, ऑर्डर 9 रूल 6 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली ये एक स्टेज होती है इशुएंस ऑफ समन्स की जो आपको जानना ज़रूरी है। सूट इंस्टीट्यूट होता है, आपका प्लेंट एक्सेप्ट हो जाता है, आपको एक सूट नंबर मिल जाता है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद कोर्ट सम्मन इशू करता है किसको, डिफेंडेंट को, बताने के लिए कि आइए जवाब दीजिए आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। आगे बढ़ते, अब देखिए अब ये क्या है, स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किस लिए, डिफेंडेंट की अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए, डिफेंडेंट को बुलाने के लिए पहला स्टेप होता है। समन क्या होता है, एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, आप कह सकते हैं कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी होता है। आप कह सकते हैं कि ये जो समन है कोर्ट का डॉक्यूमेंट है कि आइए आप अपीयर करिए, इट इज टू अपीयर, समन्स टू अपीयर। ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है एक्चुअली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पे डिफेंडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। अब आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आपको अपीयर करना है और आइए और अपना जवाब दीजिए। तो तभी तो ये सिचुएशन अराइज होती है। इसी के बाद तो रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है। रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है मतलब कि डिफेंडेंट अपीयर हो गया इस दिन, तब तो ठीक है। नहीं अपीयर हुआ तो ये देखा जाएगा कि यार सम्मन ड्यूली सर्व हुआ था। अगर सम्मन ड्यूली सर्व हुआ उसके बाद भी नहीं आया तो एक्स पार्टे प्रोसीड करो। लेकिन अगर सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुआ और वो नहीं आया तो ये जेन्युइन बात है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक सेकेंड सम्मन इशू किया जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी, आई होप सो। आगे बढ़ते, अब देखिए सम्मन्स टू डिफेंडेंट, ऑर्डर 5 रूल 1 to 30। बेसिकली ऑर्डर 5 में कितने रूल्स हैं, 1 से 30 तक के आपको रूल्स देखने को मिलेंगे ऑर्डर 5 में। रूल 1 to 8 बेसिकली इशुएंस ऑफ समन से रिलेटेड है। रूल 1 to 8 में क्या है, इशुएंस ऑफ समन। रूल 9 to 30 बेसिकली सर्विस ऑफ समन से डील करता है, यानी कि किस तरह से समन को सर्व किया जाएगा। रूल 1 to 8 में क्या है, इशुएंस ऑफ समन, इशू किया जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे सेक्शंस जो हैं, सेक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस 27 टू फ्रॉम सेक्शंस 27 टू सेक्शंस 29, ऑर्डर 5 रूल 1 to 30 बेसिकली समन्स से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करें अगर समन्स टू विटनेसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस 31 एंड 32 डील विद इट। और ऑर्डर 16 और 16A बेसिकली समन्स टू विटनेसेस से रिलेटेड है। तो आई होप इतना जो प्रोविजंस हैं, बेसिकली जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपके क्लियर हो गए हों। The provisions are clear। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें, दो समन्स की बात करी। एक तो समन्स टू डिफेंडेंट्स एंड सेकेंड इज द समन्स टू विटनेसेस। समन्स टू डिफेंडेंट्स सेक्शंस 27 to 29 ऑर्डर 5 रूल 1 to 8 में आपको इशू मिलेगा और सर्विस आपको 9 to 30 में मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें समन्स टू विटनेसेस की, सेक्शंस 31 32 ऑर्डर 16 16A। क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्या होगा फॉर्म ऑफ समन्स। इस तरह से फॉर्म ऑफ समन्स, बच के रहिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर चल रहा है तो कोर्ट इस तरह से आपको समन भेजेगी। समन्स टू अपीयर इन पर्सन, टू आपका नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आई होप कभी भी ना हो ऐसा,
लेकिन इसी तरह से आता है समन्स से कोई डरने की बात नहीं होती, ये तो वैसे भी आपको नोटिस देने के लिए होता है कि अपना क्लेम रखिए, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या है पता है? ऑडी अल्टरम पार्टम, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम। कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब ये है कि हियर बोथ द पार्टीज, दोनों पक्षों को सुनो, एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। लेकिन अब आप आ ही नहीं रहे, आपकी डेट भी फिक्स कर दी है, तो हमें एक्स पार्टी प्रोसीड करना पड़ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा फॉर्म दिया हुआ और ये अपेंडिक्स बी में है। क्लियर? हमारे सीपीसी के अपेंडिक्स बी में मिलेगा आपको फॉर्म नंबर 3 है, जिसमें समन्स टू अपीयर इन पर्सन, ऑर्डर 5 रूल 3 बेसिकली इसके बारे में डील करता है। वेर एज इसमें पूरा दिया हुआ है क्या फॉर्म रहेगा? एज सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट यू आर हियर बाय समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट इन पर्सन आप आएंगे, अभी इन पर्सन पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। साथ में यहाँ पे सील ऑफ द कोर्ट गिवन अंडर माई हैंड, यानी कि जज कह रहा है मेरे हाथ के अंदर कोर्ट की सील के साथ दिया जा रहा है, इस डेट को दिया जा रहा है, जज अपना साइन करेगा, जैसे कि मैंने अपना साइन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्म था समन्स का। आगे बढ़ते, अब देखिए, अब हम लोग सर्विस ऑफ समन की बात करेंगे। किसको सर्व किया जाता है? देखो, डिफेंडेंट को किया जाता है, उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स को किया जा सकता है, प्लीडर को किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एजेंट जो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर प्रोसेस आ रहा है, कोई सम्मन आ रहा है, कोई वारंट आ रहा है, अगर उसको रिसीव करने के लिए एजेंट बना है, अपॉइंट किया गया है, तो उसके अगेंस्ट भी सर्विस हो सकती है समन की। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई है कि कौन, मतलब यहाँ पे है टू अपीयर इन पर्सन। अगर कोर्ट चाहे तो यहाँ पे डिफेंडेंट से कह सकता है कि आपको अपीयर करना होगा इन पर्सन, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपीयरेंस के लिए रोक लगाई गई है। मान के चलिए, जैसे कि डिफेंडेंट अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है अगर, तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट नहीं आ सकता है, ही कैन नॉट अपीयर इन पर्सन। उसी तरह से अगर डिफेंडेंट मान के चलिए कोई स्पेसिफाइड 5 माइल्स, अगर 5 माइल्स के अंदर नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में आप जो है वो नहीं आ सकता है, ही कैन नॉट अपीयर इन पर्सन। उसी तरह से अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कोई ऐसे इस तरह से किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो आ सकता है, तो 200 माइल्स का लिमिट दिया हुआ है, तो ये डिफेंडेंट की बात हो गई। कोई भी विमेन, ठीक है, जो कोई भी ऐसी लेडी जो अपीयरेंस नहीं करती पब्लिक में, उस पर जो है वो एग्जेम्प्टेड है। और सेक्शन 133 में जो भी एग्जेम्प्टेड लोग हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपीयर करें इन पर्सन। बेसिकली ये बताया गया है फॉर द अपीयरेंस इन पर्सन। अब देखिए, ऑर्डर 5 का रूल 1 और रूल 2 क्या कहता है? सिंपल बात करता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखिए, ऑर्डर 5 है समन्स के बारे में। सीपीसी के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एक बार आपको क्लियर हो गया, मान के चलिए मैंने फ्रेम ऑफ सूट आपको करवाया। फ्रेम ऑफ सूट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो सूट शुड इंक्लूड द होल क्लेम। बेसिक ऑब्जेक्ट ये है, यानी कि हम लोग डिले नहीं करेंगे सूट को, पूरा क्लेम हो। ये नहीं आज आप एक क्लेम लेके आ रहे हैं, फिर अगले महीने एक क्लेम लेके आ रहे हैं, फिर आप जून में दूसरा क्लेम, फिर दिसंबर में दूसरा क्लेम। तो ऐसे तो कोर्ट का आप प्रोसेस जो है, आप जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको डिले कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ सूट का ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्टीज टू सूट का क्या ऑब्जेक्ट था? हम लोग ने क्या देखा था? जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। कहाँ पे? सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर अराइज हो रहा है, दे आर इंटरेस्टेड। तो ऐसे केसेस में जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर आपने देखो अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9 हम लोगों ने कवर किया। यहाँ पे रूल 6 हम लोग ने देखा। हम लोग ने बेसिकली अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज में क्या देखा? हम लोग ने ये देखा कि अगर प्लेंटिफ अपीयर कर रहा है तब कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट अपीयर कर रहा है तब कोर्ट क्या करेगा, अगर प्लेंटिफ नहीं अपीयर किया तो कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट नहीं अपीयर किया तो कोर्ट क्या करेगा, दोनों ही नहीं अपीयर करे तो कोर्ट क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर 9 में दी हुई हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रूल 5, सब रूल ऑर्डर 5 रूल 1 एंड 2। देखिए, ऑर्डर 5 रूल 1 कहता है सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया है, कैसे होगा? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। क्लियर? उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सम्मन भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। किस लिए भेजता है? पहली बात टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, दूसरी बात टू आंसर प्लेंटिफ्स क्लेम। जवाब दो, प्लेंटिफ ने ये क्लेम किया है आपके अगेंस्ट। प्लेंटिफ कह रहा है कि आपका इलीगल पोजेशन है, आप ओनर नहीं है, ओनर वो है, अब आपका क्या कहना है। साथ ही साथ
टू फाइल द WS विद इन 30 डेज। और इसी रूल में कहा हुआ है, रूल 1 में ही कहा है कि ये टाइम पीरियड फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन्स 90 डेज तक की भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ये रूल 1 में ही दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का सवाल है। कितने टाइम पीरियड के लिए करा जा सकता है? टिल 90 डेज तक की करा जा सकता है। अब देखिए, अगर कोई भी जो डिफेंडेंट है उसने अगर प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है, पहले ही एडमिट कर लिया है, मान लिया है कि हाँ सही है इसका क्लेम, तो ऐसे केसेस में आप सम्मन इशू नहीं करेंगे। अगर वो क्लेम मान रहा है, अगर वो उस तरह से प्रोसीड करने को मान रहा है, तो आप सम्मन नहीं इशू करेंगे। उसी तरह से सम्मन्स के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि इट शुड बी साइंड बाय द जज एंड देयर शैल बी अ सील ऑफ द कोर्ट। इसमें कोर्ट की सील होगी और वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, उसको साइन करेगा। रूल 2 क्या कहता है यहाँ पे? रूल 2 ये कहता है कि जो प्लेंट है ना, जो प्लेंट था, जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था कोर्ट में, जिस प्लेंट के थ्रू ये सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, वो भी इस सम्मन में आप इसकी कॉपी डालेंगे, ताकि डिफेंडेंट को ये पता चले कि भाई अच्छा इस व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट सूट लेके आया है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर हो गई बात? अब देखिए रूल्स 3 एंड 4। अब यहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस की बात करी गई है। कोर्ट चाहे तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट के पर्सनल अपीयरेंस के लिए, या प्लेंटिफ के पर्सनल अपीयरेंस के लिए। यहाँ पे रूल 3 में दिया गया है, अगर कोर्ट को लगता है इट इज़ नेसेसरी। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया है कि पर्सनल अपीयरेंस कैन only ordered if the person resides within the local limits। तो यहाँ पे एक आसानी भी कर दी है, यहाँ पे जो भी डिफेंडेंट है उसके लिए एक आसानी ये करी है कि जो लोकल लिमिट्स में है उसी डिफेंडेंट को आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुला सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इफ द डिफेंडेंट इज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस, यही मैं डिस्कस कर रही थी, एंड द कोर्ट, रेसिडेंस और कोर्ट के बीच में अगर 20 माइल्स नहीं है, 50 माइल्स है, अगर 50 माइल से कम का डिस्टेंस है, तब आप जो है बुला सकते हैं, तब भी आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आउटसाइड द लोकल लिमिट्स है, यानी कि अगर मान के चलिए कोर्ट के जो लोकल लिमिट्स है उसके जुरिस्डिक्शन के अगर डिफेंडेंट बाहर भी रिसाइड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट चाहे तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, जब डिफेंडेंट जो है ऐसी जगह पे रहता है, ऐसे रेसिडेंस है उसका जो कोर्ट से उसकी दूरी 50 माइल की है, या फिर अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है तो 200 माइल्स है। ये बेसिकली दिया हुआ है आपके रूल 4 में। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल्स 5 एंड 6। देखो रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 सिंपली ये कहता है कि कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा कि पर्पस क्या है, क्या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए ये समन इशू किया जा रहा है, या फिर ये समन फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट जो भी पर्पस है उसको डिटरमाइन कर सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करें, स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है वो सम्मन इशू कर सकता है, और ऐसा सम्मन जो इशू करा जाएगा वो फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा। तो यानी कि कोई और स्मॉल कॉजेस कोर्ट के अलावा अगर कोई और कोर्ट है तो वो ये एग्जामिन कर सकता है कि अगर उसको इश्यूज़ को सेटल करना है पार्टीज के बीच में, तो उसके लिए भी सम्मन इशू कर सकता है। अगर उसको फाइनली सूट को डिस्पोजल करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो ऐसे केसेस में भी वो सम्मन इशू कर सकता है। अदर कोर्ट्स के पास ये पावर है, लेकिन स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है वो सम्मन जो इशू करेगा वो सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए ही करेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कोर्ट कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग डेट फॉर डिफेंडेंट्स अपीयरेंस। तो कोर्ट क्या चीज़ें कंसिडर करेगा? जहाँ पे डिफेंडेंट का जो अपीयरेंस हो रहा है, किस दिन आप डिफेंडेंट के अपीयरेंस को, उस डेट को, कौन सी डेट को आप फिक्स करने वाले हैं, क्या कंसिडर करेगा? सबसे पहले कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि करंट बिजनेस क्या है, क्या सीन है कोर्ट का, कितना मतलब क्या प्रोसीडिंग चल सकती है, क्या प्रोसीडिंग ईजिली चल सकती है, स्मूथली चल सकती है। जिस दिन भी प्रोसीडिंग बेटर वे में चल सकती है उस दिन वो डेट फिक्स कर देगा। डिस्टेंस बिटवीन द डिफेंडेंट्स रेसिडेंस, यहाँ पे डिस्टेंस भी देखा जाएगा कितनी दूरी पे है डिफेंडेंट का रेसिडेंस। मान के चलिए बहुत दूर है, अगर लखनऊ कानपुर की दूरी है, दूसरी जगहों पर अगर डिफेंडेंट्स रह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट इसको कंसिडर करेगा और उस हिसाब से डेट को
फिक्स करेगा। अप्रोप्रिएट टाइम फॉर सर्विस, क्या जो सर्विस ऑफ समन्स के बारे में बात करें, क्या अप्रोप्रिएट टाइम दिया जा रहा है? अगर अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर ही जो है डेट फिक्स करी जाएगी, यानी कि समन्स का जो टाइम पीरियड है वो भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, यानी कि समन्स इशू हो जाए उसके बाद भी आप सफिशिएंट टाइम दीजिए उसके अपीयरेंस के लिए, उस ऐसी डेट फिक्स करिए। इन सारी चीज़ों का कंसिडरेशन होता है कोर्ट के सामने। अब देखिए, अब हम लोग रूल 7 और रूल 8 कवर करेंगे। समन शैल ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है। जो भी समन होगा वो डिफेंडेंट को ये भी ऑर्डर करेगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप अपना पक्ष रखने वाले हैं वो भी आप साथ में प्रोड्यूस करिएगा कोर्ट के सामने। बेसिकली रूल 1A ऑफ ऑर्डर 8 के अंदर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो आपको लेके आने हैं, विच ही इंटेंड्स टू रिलाई इन द सपोर्ट ऑफ हिज केस। साथ ही साथ रूल 8 कहता है समन फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस। अगर समन फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए इशू किया गया है तो ये डायरेक्ट करेगा डिफेंडेंट को टू प्रोड्यूस ऑल द विटनेसेस एज वेल। जितनी भी विटनेसेस हैं ना, जिनकी एविडेंस पे वो अपने क्लेम को रिलाई कर रहा है, अपने पक्ष को रिलाई कर रहा है, तो उनको भी आप कोर्ट के सामने पेश करिए। यहाँ पे अगर फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, अब आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप विटनेसेस को लेके आइए, इसीलिए जहाँ पे फाइनल डिस्पोजल की बात करेगी और समन उसके लिए इशू कर रहे हैं तो कोर्ट जो है, जो जज साहब हैं वो डिफेंडेंट को बताएंगे कि अगर कोई ऐसी विटनेस है जो एविडेंस दे रही है, मजबूत एविडेंस दे रही है आपके केस में आपके लिए, तो उसको भी आप पेश करिए कोर्ट में। अब हम लोग देखेंगे रूल 9। तो रूल 9 में क्या दिया हुआ है? रूल 9 में बेसिकली दिया हुआ है द डिलीवरी ऑफ समन्स। समन्स की डिलीवरी के बारे में बताया है। यहाँ पे सीपीसी में क्या दिया हुआ है? सीपीसी कहती है कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रिसाइड कर रहा है, उसी के अंदर है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में समन्स जो हैं डिलीवर करे जाएंगे या भेजे जाएंगे किसको? आइदर टू द प्रॉपर ऑफिसर जो इस समन की सर्विस करेगा, या फिर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर। और अगर कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया जाता है तो कोई भी ऐसी कुरियर सर्विस के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है, उसको डिलीवर करा जा सकता है ताकि आप जाके उसका डिस्पोजल ऑफ करें। उसके बाद सर्विस, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखिएगा, जो एक्सपेंस है ना, जो ऐसे रूल में जो सर्विस ऑफ ऑर्डर 5 के रूल 9 में जो डिलीवरी हो रही है समन्स की, ऐसे केसेस में जो एक्सपेंस होगा वो कौन देगा? ये एक्सपेंस जो है ये प्लेंटिफ के द्वारा बेयर किया जाएगा, इसका खर्चा प्लेंटिफ उठाएगा। बेसिकली ये दिया हुआ है रूल 9 में। अब देखिए, रूल 9A बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे बात करी गई है दास्ती समन्स की। तो ये दास्ती समन्स बेसिकली ऐसे समन्स होते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ जो होता है ना वो एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि ये जो समन है ये मैं खुद ही सर्व करूँगा, ये मैं अपने हिसाब से अपने हाथों से सर्व करना चाहता हूँ डिफेंडेंट के ऊपर। तो बेसिकली इट इज़ डन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ। कोर्ट परमिट कर सकता है यहाँ पे प्लेंटिफ टू इफेक्ट द डिलीवरी ऑफ समन्स, यानी कि प्लेंटिफ अपने एप्लीकेशन पे कोर्ट से कहता है कि हमें ये समन डिलीवर करना है डिफेंडेंट को, और कोर्ट चाहे तो इसको परमिट कर सकता है। यहाँ पे 16 और 18 यानी कि ऑर्डर 5 की रूल 16 रूल 18 की जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी, यानी कि यहाँ पे इस समन में, दास्ती समन में साइन होना चाहिए, प्रॉपर एंडोर्समेंट होना चाहिए, ये सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे री इशू बाय द कोर्ट, यानी कि री इशू कब होगा? जब रिफ्यूज़ कर दिया गया। मान के चलिए प्लेंटिफ जो है वो सर्व करने के लिए गया और डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने के लिए, हम साइन नहीं करेंगे। या फिर समन कैन नॉट बी सर्व्ड पर्सनली, समन नहीं करा जा रहा है, सर्व नहीं कर पा रहे हैं पर्सनली, तो ऐसे केसेस में कोर्ट चाहे उसको री इशू कर सकता है, वो चाहे किसी ऑफिसर के थ्रू कराए चाहे जैसे कराए। तो बेसिकली बात करी गई है री इशू करने की ऑर्डर 5 के रूल 9A में। लेकिन रूल 9A बेसिकली डील करता है जब प्लेंटिफ चाहे तो वो सर्विस कर सकता है ऑफ द समन्स। तो यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट को जाके बताता है आओ सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, आओ अपीयर करो, तुम्हारे अगेंस्ट नोटिस लेके आया हूँ। अब देखिए मोड ऑफ सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 10 कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स डिलीवरिंग कैसे होगा? बाय डिलीवरिंग, डिलीवर कर सकते हैं, और टेंडरिंग अ कॉपी
ठीक है। और टेंडरिंग अ कॉपी कैसे होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और सील्ड होनी चाहिए बाय द सील ऑफ द कोर्ट। रूल 11 कहता है व्हेन मोर डिफेंडेंट्स देन वन, जहाँ पे एक या एक से अधिक डिफेंडेंट हैं तो ऐसे केसेस में ये जो सम्मन है हर एक डिफेंडेंट पे आप सर्व करेंगे। सिंपल रूल है ऑर्डर 5 का रूल 11। रूल 12 क्या कहता है, रूल 12 कहता है व्हेन देयर इज एंड ऑथराइज्ड एजेंट्स, किसी केस में अगर किसी डिफेंडेंट का कोई ऑथराइज्ड एजेंट है तो सर्विस उसको करी जा सकती है, रूल 12 में दिया है। रूल 13 कहता है सूट रिलेटिंग टू बिजनेस और वर्क, कहीं पे कोई ऐसा सूट है जो बिजनेस या वर्क से रिलेटेड है तो सर्विस किसको करी जा सकती है, मैनेजर को भी करी जा सकती है और उसके बिहाफ पे अगर कोई एजेंट है उस प्रॉपर्टी उस बिजनेस का उसको भी करी जा सकती है। रूल 14 क्या कहता है, रूल 14 कहता है सूट रिलेटिंग टू द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसा रॉन्ग है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ऐसा जो सम्मन है वो सर्व किया जा सकता है एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट, एजेंट और द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी का जो इंचार्ज है ना और डिफेंडेंट ने अपने बिहाफ पे उसको रखा है तो उसको भी सर्विस कर सकते हैं आप सम्मन्स की। तो रूल 10 से लेकर के 14 हम लोगों ने कवर करा, जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने डिलीवरिंग और टेंडरिंग की बात देखी रूल 10 में। रूल 11 मोर डिफेंडेंट्स देन वन, तब ईच ऑफ द डिफेंडेंट को आप सर्व करेंगे। रूल 12 व्हेन देयर इज एन ऑथराइज्ड एजेंट तो आप उसको कर सकते हैं। रूल 13 बिजनेस या वर्क से रिलेटेड है जहाँ पे मैनेजर और एजेंट को कर सकते हैं। रूल 14 जहाँ पे रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो भी एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी उसको भी किया जा सकता है। आई होप आपके सामने बेयर एक्ट है इस टाइम पे। रूल 15 कहता है कि जब डिफेंडेंट एब्सेंट है, समझिएगा इसको, डिफेंडेंट एब्सेंट है रेसिडेंस में से, मान के चलिए आपके अगेंस्ट एक सम्मन आया, आप वहां से एब्सेंट हैं या फिर जो सर्व करने के लिए आया उसको लग रहा है कि यार कहीं से भी नहीं ढूंढ सकते हैं, आकाश पाताल सब ढूंढ लिया, ये नहीं मिल रहा है डिफेंडेंट, नो लाइकलीहुड ऑफ हिम बीइंग फाउंड, तो ये बात होगी 1 2। थर्ड देखिए नो एजेंट इज बीन एम्पावर्ड टू टेक समन्स ऑन हिज बिहाफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, प्रीलिम्स में कई बार पूछा है किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है सम्मन जब ऐसे केसेस होते हैं जब डिफेंडेंट एब्सेंट है, कोई भी तरीके से उसको नहीं ढूंढा जा सकता है, एकदम से मिस्टर इंडिया हो गया है वो। नो एजेंट एम्पावर टू टेक सम्मन्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा एजेंट भी नहीं उसने लगा के रखा है कि यार मेरे बिहाफ पे एक सम्मन लेके आ रहा है आप ले लेना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में द सर्विस ऑफ समवन इज डन ऑन एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो बेसिकली ये सर्विस होती है किसी भी अडल्ट फैमिली मेंबर। अब वो घर गया आपके रेसिडेंट, घंटी बजाई, कहा वो तो है ही नहीं, हमें भी नहीं पता है 3 महीने से कहाँ है, 4 महीने से कहाँ है, हमें कोई अता पता नहीं है। तो आप कहेंगे जो सर्विस करने गया है वो पूछेगा अच्छा कौन कौन यहाँ रहता है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, बुलाइए उनको। अब वहाँ पे मेल आए चाहे फीमेल आए, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल को या फीमेल को भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन कहता है सर्विस ऑफ समवन कैन नॉट बी डन ऑन अ सर्वेंट, सर्वेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। याद रखिएगा रूल 15 में सर्वेंट इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी कि इसके ऊपर सर्विस ऑफ समवन नहीं हो सकती है। रूल 16 कहता है एंडोर्समेंट एंड एक्नॉलेजमेंट। एंडोर्समेंट मतलब सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, यानी कि जो भी सम्मन है तो कोई आपके अगेंस्ट लेके आया, अब यहाँ पे अपना साइन कर देंगे या आपने साइन कर दिया। जब ये सम्मन वापस कोर्ट जाएगा तो कोर्ट के पास भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपका साइन है, यानी कि अब कोर्ट क्या मानेगा कि इट हैज़ बीन सर्व्ड, कोर्ट मानेगा कि समवन हैज बीन सर्व्ड, राइट। रूल 17 क्या कहता है, भाई डिफेंडेंट एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन, मान के चलो और क्या ये भी घटना अराइज हो सकती है कि भाई डिफेंडेंट और एजेंट जो है वो कह रहा है हम साइन ही नहीं करेंगे, या फिर देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ हिम बीइंग फाउंड एट द रेसिडेंस। तो यहाँ पे सर्विस कैसे हो सकती है, रूल 17 में सर्विस देखिए कैसे होगी, अफिक्सिंग अ कॉपी ऑन द आउटडोर, बाहर के दरवाजे पे कॉपी लगा देंगे कि भाई आपके अगेंस्ट ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, आपको कोर्ट में अपीयर करना है इस तारीख को, या फिर किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, किसी छुपी हुई प्लेस पे घर की, वहाँ पे ये आप सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। रूल 17 इसके बारे में बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे सब्सटीट्यूटेड सर्विस की, और ये दिया हुआ है रूल 20 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड्स देखिए, अब यहाँ पे रीजन टू बिलीव है किसको, कोर्ट हैज द रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे टू अवॉइड सर्विस। समझिएगा बात को,
कोर्ट को ये लग रहा है कि एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और डिफेंडेंट जानबूझ के चाह रहा है कि उसके ऊपर ये सम्मन इशू ना हो पाए, और सम्मन जब इशू नहीं हो पाएगा तो कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, तो सम्मन ही ना इशू हो उसको अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ सम्मन्स को, तो ऐसे केसेस में आप सब्सटीट्यूटेड सर्विस कर सकते हैं। तो कोर्ट को क्या रीज़न टू बिलीव है दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे, यानी कि भाग रहा है उस रास्ते से टू अवॉइड द सर्विस ऑफ सम्मन्स, या फिर कोर्ट चाहे तो किसी और रीजंस के लिए भी सब्सटीट्यूटेड सर्विस कर सकता है। अब देखिए किस तरह से सब्सटीट्यूटेड सर्विस होती है, देखिए बाय अफिक्सिंग एट कॉन्स्पिशियस प्लेस, कोर्ट हाउस में या डिफेंडेंट के रेसिडेंस पे क्या करेंगे, सम्मन की कॉपी उसको अफिक्स करेंगे, या किसी और मैनर में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे पब्लिकेशन भी हो सकता है डेली न्यूज़पेपर, और ये डेली न्यूज़पेपर कहाँ पे हो, जहाँ पे ये डिफेंडेंट की लोकेलिटी है, यानी कि जो रेसिडेंस है डिफेंडेंट का उस लोकेलिटी पे ये डेली न्यूज़पेपर हो, तो पब्लिकेशन भी हो सकती है। ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस के थ्रू आपको पता चल रहा है। मोड्स में क्या है, बाय फिक्सिंग एट कॉन्स्पिशियस प्लेस, चाहे कोर्ट हाउस हो या डिफेंडेंट का रेसिडेंस हो, एनी अदर मैनर जो भी कोर्ट को सही लग रहा है, या फिर पब्लिकेशन करवा सकता है डेली न्यूज़पेपर में। और ये डेली न्यूज़पेपर कहाँ हो, इन द लोकेलिटी ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि जो जहाँ पे रेसिडेंस हो या बिजनेस करता हो या पहले रहा हो उस रेसिडेंस में, वहाँ पे आप इसके सम्मन की सर्विस करा दीजिए, कहीं ना कहीं से तो उसको पता चल ही जाएगा। अब देखिए, अब ये जो सब्सटीट्यूटेड सर्विस है ना दोस्तों, ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस का इफेक्ट क्या होता है। मान के चलिए कोर्ट ने सब्सटीट्यूटेड सर्विस रूल 20 में इशू कर दिया और पब्लिकेशन कर दिया न्यूज़पेपर में, माना क्या जाएगा, माना ये जाएगा कि इस तरह से ये इफेक्चुअल होता है, यानी कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है जैसे कि ये डिफेंडेंट ने खुद ही जाके डिफेंडेंट के ऊपर पर्सनली सर्व किया गया है, चाहे वो ऑफिसर के थ्रू किया गया हो, चाहे वो प्लेंटिफ के थ्रू किया गया हो, चाहे वो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू किया गया हो, लेकिन माना ये जाता है कि एज इट इज़ बिन डन पर्सनली। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे रूल 24 के बारे में ही मैं बात कर रही थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। डिफेंडेंट व्हेन ही इज कन्फाइंड इन प्रिजन, मान के चलो डिफेंडेंट प्रिजन में है, उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, अब क्या उसमें सम्मन नहीं इशू होगा, उसको सम्मन नहीं दिया जाएगा, उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से होता है, इट विल बी डिलीवर्ड और सेंट, किस तरह से, सबसे पहला मीडियम बाय पोस्ट के थ्रू, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू आप भेजेंगे, या फिर कोर्ट के द्वारा कोई कुरियर सर्विस के थ्रू भेजा जाएगा, या फिर फैक्स मैसेज के थ्रू भेजा जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे किसको दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको दिया जाएगा। सो इट इज गिवन ऑन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, जो प्रिजन का ऑफिसर इन चार्ज है उसको ये समझ जो है वो इशू किया जाता है। क्लियर हो गई बात, उसको सर्व किया जाता है एक्चुअली। तो आई थिंक रूल 24 आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रिजन में जो भी डिफेंडेंट होता है उसके ऊपर किस तरह से सर्व किया जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन को किया जाता है, पोस्ट के थ्रू करा जा सकता है, कुरियर सर्विस के थ्रू किया जा सकता है, फैक्स मैसेज के थ्रू किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू किया जा सकता है। अब देखिए रूल 30 बात करता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर समन्स, यानी कि जहाँ पे समन्स इशू करना था उसके जगह पे लेटर्स इशू कर सकता है कोर्ट, ये कोर्ट की पावर है। अदर रूल्स जो हम लोगों ने इस ऑर्डर में कवर नहीं करें उसके मैंने एक लिस्ट बना दी है। ऑर्डर 21 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रेसाइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट, कोर्ट चाहे तो वो इशू कर सकता है समन अगर वो किसी और कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है। रूल 25 बात करता है सर्विस व्हेन डिफेंडेंट रेसाइड्स आउटसाइड इंडिया, अगर वो किसी ऐसे जगह पे रह रहा है जो इंडिया में नहीं, यानी कि आउटसाइड इंडिया रह रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सम्मन सर्व किया जा सकता है, चाहे वो उस पर्टिकुलर जगह के कोर्ट में करे, लेकिन ये सर्व होता है। सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी ये दिया है रूल 26 में। रूल 27 बात करता है समन्स ऑन सिविल द पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवेज, अगर सर्वेंट ऑफ रेलवे है या अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे इशू किया जाता है, सर्व किया जाता है समन। और रूल 28 में बताया गया है सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन, तो ऐसे केसेस में जो भी उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसको सर्व किया जाता है समन्स।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शंस क्या कहते हैं। सबसे पहले सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट। यहाँ पे कहा जाता है कि वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड समन्स मे बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डेट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। लेकिन ऑर्डर 5 का रूल 1 जो है वो इसको 90 दिन तक की बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए 28 कहता है सर्विस ऑफ समन्स बाय डिफेंडेंट रिसाइड्स इन एनी अदर स्टेट। कहीं बाहर किसी दूसरी स्टेट में रहता है तो अ समन्स में बी सेंड टू सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। फिर सेकंड क्लॉज कहता है द कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट अपॉन रिसिप्ट thereof proceed as if it had been issued by such court and shall return the summons to the court of issue together with the रिकॉर्ड। ठीक है, जहाँ पे लैंग्वेज की बात करी गई है, फिर इसमें बेसिकली सेक्शन 28 में लैंग्वेज की बात करी गई। 29 देखिए सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। तो समन्स एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश इन एनी पार्ट टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। जैसे कि JNK हो सकता था पहले, अब तो हो गया है। Any civil or revenue court established or continued by the authority of central government outside India, any other civil or revenue court outside India to which the central government has by notification in the official gazette declared the provisions of this sections to apply। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, it may be sent to the courts in the territories to which the court extends and served as if they were summons issued by such courts। यानी कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है जो बाहर स्थित है इंडिया से, या फिर जहाँ पे बेसिकली अथॉरिटी नहीं है, बाहर है लेकिन अथॉरिटी एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाहर स्थित है और कंट्रोल है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ऐसे केसेस में माना ये जाएगा कि इस तरह से ये सर्व किया गया जैसे जो जुरिस्डिक्शन था, जो फॉरेन समन्स के अलावा जिसका जुरिस्डिक्शन था उसने ही सर्व किया है। पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक सेक्शन 30 में दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। कोर्ट किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है, अपने ओन मोशन पे या एप्लीकेशन पे मेक सच ऑर्डर्स एज में बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैनर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज एडमिशंस डिस्कवरी इंस्पेक्शन प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इशू समन्स, देखिए issue summons to persons whose attendance is required either to give evidence or to produce documents, या फिर order any fact to be proved by affidavit। ये दिया हुआ है सेक्शन 30 में। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 31। सेक्शन 31 बात करता है summons to witnesses। The provisions in sections 27, 28, 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents और अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। किसी भी विटनेस को समन इशू किया जा सकता है जिस तरह से सेक्शन 27, 28 और 29 में किया जा रहा है। किस लिए कि आइए कोई डॉक्यूमेंट पेश करिए, आइए अपनी एविडेंस दीजिए। सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्शन 32 देखिए, द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन to whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose क्या कर सकता है, एक वारंट भी इशू कर सकता है उसके अरेस्ट के लिए। कितनी बड़ी बात है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है, इम्पोज कर सकता है फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, या फिर ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन भी भेज सकता है। तो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट किस केस में, केस ये है कि कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन whom a summons has been issued under section 30 for that purpose, warrant of arrest, attach and sell, fine can be imposed on him and order him to furnish security। आइए आप अपने अपीयरेंस के लिए एक सिक्योरिटी फर्निश करिए। 31, 32 हम लोग ने कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे समन्स इन क्रिमिनल केसेस। भाई CRPC जो हमारी है वो भी तो डील करती है विद प्रोविजंस रिगार्डिंग समन्स। तो समन्स बेसिकली CRPC में जो है वो सेक्शन 61 से लेकर के 69 में दिए गए। 2W जो है वो डिफाइन करता है समन्स का। समन क्या होता है, अ प्रोसेस विच इज नॉट अ वारंट। तो बेसिकली 2W में दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन। सेक्शन 87 क्या कहता है, कोर्ट चाहे तो वारंट इशू कर सकता है इन ल्यू ऑफ समन्स। बहुत सारे उसमें लिस्ट दी हुई है। और जो आपका सेक्शन 204 है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिस्ट्रेट क्या है ये दिया हुआ है, पावर एम्पावर करा गया है, क्या समन्स भी इशू कर सकता है, वारंट्स भी इशू कर सकता है। तो CRPC में इस तरह से दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एवरी summons shall be accompanied by a copy of plaint has been provided under A Order 5 Rule 1, B Order 2 Rule 1, C Order 5 Rule 2, D Order 3 Rule 1।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, summons shall be A signed by the judge, B shall be sealed with the seal of the court, C must be accompanied by a plaint, D all of the above। क्वेश्चन 3 देखिए, which of the following provisions deal with the substituted service of summons? A order 5 rule 1, B order 2 rule 10, C order 5 rule 20, D order 4। Question number 4, which of the following provisions deal with the summons to witnesses? A section 31, B section 32, C section 29, D section 30। हम लोग मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट आर दास्ती समन्स, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर 5 रूल क्या है, रूल 9A, ठीक है, इसको आपको मेंशन करना है। क्या ना, सिविल कोर्ट इशू समन्स टू विटनेसेस, अब यहाँ पे आपको प्रोविजंस मेंशन कर देना है, कौन कौन से प्रोविजंस अभी हम लोगों ने कवर करे। हाउ कैन द कोर्ट इशू सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, किस तरह से कोर्ट इशू करता है। कैन समन्स बी इशूड इन अ न्यूज़पेपर, क्या उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा सकता है। फिर देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, क्या वो इन द आई ऑफ लॉ, क्या वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समन्स कैन बी सर्व्ड ऑन अ सर्वेंट, क्या ऐसा हो सकता है, इसके प्रोविजंस बताने हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इसी के साथ ये जो ऑर्डर है हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशन के बाद, हर सेशन के बाद आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करी जाती है, आपको उस डीपीपी को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आपको देखना है कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपसे गलत हो रही हैं। एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, बेयर एक्ट को रीड करने की कोशिश करिए, क्योंकि बेयर एक्ट को जितना अच्छे से आप रीड करेंगे उतना अच्छे से आपको तैयार होगा, उतने अच्छे से आपको चीज़ें रिटेन्ड रहेंगी और एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प करने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो याद रखिए सीपीसी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्रोसीजर का जो पेपर है बिहार में, वो उसमें सीपीसी सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। कभी भी आप नोटिफिकेशन का वेट ना करिए, नोटिफिकेशन आए ना आए अपनी मेंस की तैयारी चालू रखिए। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा आज का सेशन पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।